Welcome to everyone and welcome to Gyan Dhara Special Education, and this is my channel, YouTube channel, and this is the second class और आपने फर्स्ट क्लास ले ली होगी जिसके अंदर हमने पूरा कंप्लीट सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट DSSP एग्ज़ाम उसका हमने डिस्कस किया था एंड दिस इज़ द सेकेंड चैप्टर एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। एंड आज हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप के बारे में। एंड दिस इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट, जो स्पेशल एजुकेशन है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आज हम यहाँ इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं इनकी बेसिक डेफिनेशंस क्या होती हैं। एंड दिस इज़ 1980 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना पहला पब्लिकेशन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप ICIDH के अंदर जो 1980 में दिया था, उन्होंने इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप को डिफाइन किया है, इनके मतलब बताए हैं, डेफिनेशंस बताए हैं कि इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप क्या होता है। और ये जो पूरा मॉडल है वो एक लीनियर बेस्ड मॉडल है। लीनियर बेस्ड मॉडल है, इट्स मीन कि एक लाइन में जैसे कि सारी चीज़ें आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे इस फिगर 1 में आप देख रहे होंगे इस मॉडल को, दैट इज़ लीनियर बेस्ड मॉडल। इसके अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि डिजीज़ है, डिजीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस से इम्पेयरमेंट होता है, इम्पेयरमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस से डिसेबिलिटीज़ होती हैं, डिसेबिलिटीज़ और इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी के कॉन्सिक्वेंसेस से हैंडीकैप हो सकता है इंसान। तो दे ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर और इनके बीच में रिलेशनशिप्स हैं। तो इनके कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन एंड रिलेशन अमंग impairment, disability, handicap and that based on the linear model। तो ये 1980 में पूरा का पूरा जो एक्सप्लेन किया है, और इसका पर्पस क्या है कि आप रिलेशनशिप बता सकें कि इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप के बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लेट्स नो अबाउट डिसेबिलिटी। सबसे पहले तो हम डिसेबिलिटी के बारे में जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं डिजीज़ के बारे में कि डिजीज़ क्या होती है। तो डिजीज़ क्या होता है कि ये हमारे जो इट्स इफेक्ट्स आर फंक्शंस, डिसेबिलिटी इफेक्ट्स आर फंक्शन एंड इट इज़ क्योरेबल। आप इसको क्योर कर सकते हैं। तो आप इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि फीवर। फीवर क्या है? फीवर की वजह से क्या होगा? आपको हेडेक हो सकता है, कफ हो सकता है और ज़ुकाम हो सकता है, बॉडी में पेन हो सकता है, हैंड में, लेग्स में, फुल बॉडी में पेन हो सकता है। और इसको आप मेडिसिन के थ्रू क्योर कर सकते हैं। डॉक्टर दवाइयाँ देगा तो क्योरेबल, सिंपल सी बात है। और ये शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए रहता है, डिजीज़ जो है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए रहता है। तो इसके लिए हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, कोविड-19। अब इस कोविड-19 को आप 2090 के अकॉर्डिंग मत लीजिए, क्योंकि उस समय तो मेडिसिन्स नहीं थी, फर्स्ट टाइम डिजीज़ आई थी, तो इतने हाई लेवल पर या एक्सटेंड लेवल पर आई थी, लोगों को पता नहीं था, साइंटिस्ट भी अभी रिसर्च कर रहे थे, किसी को नहीं पता था। बट अब आज के टाइम 2023 में किसी को कोविड हो जाएगा तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, डॉक्टर के पास जाएंगे, सबसे पहले तो ब्लड चेकअप्स होंगे, ब्रीदिंग, लंग्स वंग्स के जितने भी जो टेस्ट होते हैं सारे टेस्ट होंगे। टेस्ट के बाद यदि वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे और उनको बोलेंगे कि कुछ दिनों तक अपने घर रहें और इस वायरस को दूसरों में ना फैलाएं। दैट्स ऑल। तो ये क्योरेबल है, कोविड-19 भी क्योरेबल है। तो डिजीज़ क्या होता है कि इट्स इफेक्ट फंक्शंस एंड क्योरेबल। इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस होता है जो क्योरेबल होता है कम्प्लीटली, और वो मेडिसिन के थ्रू आप क्योर कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट क्या है? एनी लॉस और एबनॉर्मलिटीज ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल
मेन जो वर्ड है यहाँ पे ध्यान रखना, स्ट्रक्चरल एंड लॉस और एबनॉर्मलिटी, कि हमारा जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो इफेक्ट हो रहा है, कि जब हमारे किसी ऑर्गन लेवल पर कोई लॉस हुआ, एबनॉर्मलिटीज हो गई, उसकी वजह से हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शन काम नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इम्पेयरमेंट। तो इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, दैट इज आइज का स्ट्रक्चर है, ये आपके आंखों का स्ट्रक्चर है। मान लो कि आपका जो ये आंखों का स्ट्रक्चर रेटिना है, ये रेटिना क्या काम आता है, इसमें आपकी जो इमेज फॉर्म होती है, इमेज फॉर्म होती है यहाँ पे, जैसे कि आपने यहाँ पर एक पेड़ को देखा, तो ये जो इमेज है यहाँ से लेंस के थ्रू जाकर यहाँ इमेज बनेगी इस पेड़ की, तो आप इस पेड़ को परसीव कर पाएंगे, मतलब देख पाएंगे। जब पेड़ की इमेज आपके रेटिना में बनेगी तभी आप उस पेड़ को देख पाएंगे। जब ये इमेज बनेगी नहीं, आपके रेटिना में फॉर्म नहीं करेगी, तो उस पेड़ को नहीं देख पाएंगे। मान लो कि आपका ये रेटिना डैमेज हो गया किसी कारण की वजह से, तो इससे क्या होगा, आपको विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकता है, कि आप देख नहीं सकते हैं, विजुअली आप चीज़ों को देख नहीं पाएंगे। और इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लो कि किसी का ब्रेन जो है बहुत स्लो वर्क करता है, तो उसको क्या हो सकता है, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट हो सकता है। ठीक है, इम्पेयरमेंट वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जस्ट लिसन प्रॉपरली। तो अब जैसे कि हमने ये आई के स्ट्रक्चर की बात की, हमने बोला कि इसमें आई स्ट्रक्चर के अंदर किसी का रेटिना खराब है, इसको विजुअल इम्पेयरमेंट हो रहा है। मतलब इसका एक और एग्जांपल इसको समझ सकते हैं, जैसे किसी की आंखों में, जैसे कोई लॉन्ग दूर की चीज़ नहीं दिख सकता, तो उसको चश्मा लगा के वो उसके जो दूर की देखने की दृष्टि है वो कमज़ोर है, इम्पेयरमेंट है उसके अंदर, तो उसको हम चश्मा दे के ठीक कर सकते हैं। तो आप ये बच्चे को देख रहे हैं स्पेक्स पहन के काम कर पा रही है उस चीज़ को। ठीक है, अब है सेकेंड इज डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी क्या होता है, रिजल्ट ऑफ इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट की वजह से आप कुछ फंक्शंस जो होते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, उसे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो परफॉर्म कर पाते हैं उसकी तरह। आप उसको रिस्ट्रिक्टेड हैं करने में, लैक ऑफ एबिलिटी, एबल नहीं है उस चीज़ को करने के लिए, उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ से एक सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, डिसेबिलिटी का मतलब हुआ कि अनेबल, और अनेबल क्या होता है, फंक्शंस नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ मेन फोकस फंक्शंस पर होता है, और इम्पेयरमेंट के अंदर मेन फोकस स्ट्रक्चर के अंदर होता है, कि किसी का स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है उसकी वजह से इम्पेयरमेंट है, और किसी के फंक्शनल इम्पेयरमेंट की वजह से फंक्शंस में इफेक्ट आना, दैट इज कॉल्ड डिसेबिलिटी। अब नॉर्मल जो लोग परफॉर्म कर पाते हैं, एक्टिविटीज़ कर पा रहे हैं किसी चीज़ को, वो नहीं कर पा रहे, तो दैट इज कॉल्ड डिसेबिलिटी। तो इसका एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो कि किसी का, ये तो आइज का एग्जांपल है सेम, कि वो एबल नहीं है देखने के लिए, किसी का ऑप्टिक नर्व जो है ये वर्क ही नहीं कर पा रहा, तो इसकी वजह से जो फंक्शन होते हैं आइज के वो परफॉर्म नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ब्रेन। जैसे ये जो हमारा ब्रेन है, मान लो ये ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर 4 लोब्स होते हैं। वैसे ब्रेन हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो हम मिड ब्रेन, हिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन कहते हैं। बट इसी के अंदर फोर ब्रेन के अंदर एक वो पार्ट होता है जिसमें 4 लोब्स होते हैं। ठीक है, मान लो 4 लोब्स हैं, तो उसका जो फ्रंटल लोब्स हैं, जो डिसीजन मेकिंग्स के लिए और जितने भी कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जैसे डिसीजन मेकिंग, लर्निंग, थिंकिंग, क्रिएटिविटी। और ये जो पार्ट है इसके अंदर एक ब्रोका एरिया होता है, जो ब्रोका एरिया वो आपके लैंग्वेज के लिए यूजफुल होता है, कि जिससे हम जो लैंग्वेज स्पीच बोलते हैं वो ब्रोका एरिया से बोलते हैं, जो फ्रंटल लोब के अंदर पाया जाता है। ठीक है, मान लो कि किसी का ये फ्रंटल लोब डैमेज हो गया, तो क्या होगा, वो बोल नहीं पाएंगे, स्पीच, अनएबल टू स्पीक, बोल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका सेकेंड एग्जांपल, एंड दैट्स इज डिसेबिलिटी। एंड थर्ड इज हैंडीकैप। अब हैंडीकैप क्या है, हैंडीकैप होता है इंडिविजुअल रिजल्ट फ्रॉम इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी की वजह से
कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस इंडिविजुअल को फेस करने पड़ रहे हैं, ऐसे कुछ रोल्स जो वो फुलफिल कर सकता था पहले एज अ नॉर्मल पर्सन की तरह, बट किसी इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटीज़ की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। एक जेंडर रोल हो गया, एज हो गया, उसके सोशल स्टेटस का परफॉर्मेंस जो उसको करना चाहिए, फंक्शनिंग जो करनी चाहिए वो हो नहीं पा रही क्योंकि कुछ इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी की वजह से उसको ये सारे डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि ये है कि मान लो कि एक इंसान है, ए बी सी इसका नाम मान लो नाम है, और इसके कार एक्सीडेंट में मान लो कि ये जो पैर है दैट्स लेग, इस लेग में क्या हो गया, वो हो गया डैमेज हो गया। मान लो कि पैर जो है टूट गया, जैसे काटना पड़ा, मान लो इस पैर को काटना पड़ा, बट अब इस पैर को काटने की वजह से क्या होगा कि नॉर्मल जो फंक्शंस वो कर पाता था पहले, कर पाता था, कर पाते थे, अब वो नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे कि लाइक उसको, उनको वो उसकी ज़रूरत होगी, सपोर्ट की नीड होगी। जो नॉर्मल पहले खुद अकेले चल रहे थे इंडिपेंडेंटली, अब इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर पाएंगे। तो जो एक नॉर्मल फंक्शन जो परफॉर्म कर पाते थे वो अब वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज हैंडीकैप। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि किसी का हाथ जल गया एक्सीडेंट में, और एक्सीडेंट में हाथ जलने की वजह से उनके जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो डैमेज हो गए। अब उस डैमेज की वजह से, उस क्रिटिकल कंडीशन की वजह से, तो डिसेबिलिटी की वजह से उसको परमानेंटली हैंड उसके उनके वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या होगा, जब किसी के परमानेंटली हाथ काम नहीं कर पाएंगे तो एक जो नॉर्मल फंक्शन जो रोल्स होते हैं उन्हें करने के, वो नहीं कर पाएंगे, उनके वर्क ही नहीं हो पाएंगे। तो दैट इज हैंडीकैप। अब नाउ इस पूरे समअप, इस मॉडल को समअप करते हुए ये है कि डिजीज जो होती है वो ऑनसेट पे होती है, मतलब शुरुआत में ऑनसेट होता है, शुरुआत कि कौन शुरुआत के समय, और इम्पेयरमेंट होता है जिसमें साइन एंड सिंबल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे कि लॉस और एबनॉर्मलिटीज ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल और फंक्शन, और डिसेबिलिटी है उसकी वजह से, इम्पेयरमेंट की वजह से आप कुछ एबल, किसी चीज़ को आप एबल नहीं हो करने के लिए, अनएबल टू परफॉर्म सम फंक्शन एंड एक्टिविटीज़। उसकी डिसएडवांटेजेस ये हो रही हैं कि आप जब उस काम को कर नहीं पा रहे हैं तो एक सोसाइटी में जो आपको रोल फुलफिल करने पड़ते हैं वो फुलफिल नहीं कर पा रहे, उनके कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि आप हैंडीकैप हो गए, कि आप उस काम को परफॉर्म नहीं कर पा रहे जो परफॉर्म कर सकते थे। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल तीनों को समअप करते हुए हम ये ले सकते हैं कि सबने तारे ज़मीं पर मूवी देखी होगी आमिर खान जी की। उसके अंदर एक ईशान बच्चा था, जिन्होंने मतलब जो बच्चा थे स्टूडेंट का रोल प्ले किया था, जिसके अंदर उस बच्चे को लर्निंग इम्पेयरमेंट था, एंड दैट इज डिसलेक्सिया। और आई थिंक सब जानते हैं डिसलेक्सिया क्या होता है। डिसलेक्सिया इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी जिसके अंदर रीडिंग की प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, रीडिंग इश्यूज होते हैं। तो अब हम इसी एग्जांपल के थ्रू तीनों कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ईशान को क्या है, डिसलेक्सिया था। अब इस डिसलेक्सिया में क्या होता है, रीडिंग इम्पेयरमेंट होता है। इम्पेयरमेंट वर्ड पे ज़रा फोकस करते हुए समझना। अब इसमें क्या है कि ईशान जो, दैट चाइल्ड इज एन एवरेज इंटेलिजेंट बच्चे था, वो इज अ गुड इन विजन, उनका विजन भी अच्छा था, हियरिंग भी अच्छी थी, और यहाँ तक कि वो एक गुड पेंटर भी था, एक अच्छी पेंटिंग्स करता था ना वो। जो शानी बच्चा था वो बहुत अच्छी पेंटिंग्स करता था। प्रॉब्लम क्या थी, इम्पेयरमेंट कहाँ आ रही थी कि जो उनका ब्रेन है वो डिकोड नहीं कर पा रहे थे वर्ड्स एंड साउंड को। ठीक है, जो वर्ड्स और साउंड है उसको डिकोड नहीं कर पा रहे थे। उसकी वजह से वो जो चीज़ें हैं पढ़ ही नहीं पाते थे, बुक्स नहीं पढ़ पा रहे थे। फॉर एग्जांपल, जब वो बच्चा स्कूल में था, जब उनके टीचर ने रीडिंग करने को बोला था, ही लाइक ब्ला 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 दिस वे, तो इस टाइप से रीडिंग किया, क्योंकि जो उस पर ए मान लो कि कुछ लिखा हुआ है जैसे ABC। अब मान लो कि A फॉर एप्पल मेरे दिमाग में बनता ही नहीं था बचपन में, मान लो B फॉर बॉल मुझे समझ ही नहीं आई,
सी फॉर कैट मुझे कभी समझ ही नहीं आई। इन वर्ड्स से मुझे बचपन में पढ़ाया गया ना इसी तरीके से, रिलेट करके, वर्ड्स और सिम्बल्स को रिलेट करके हमें प्राइमरी लेवल पे पढ़ाया जाता है। क्यों? कि हम हमारा ब्रेन डिकोड कर पाए उसको। और यहाँ पे डिकोडिंग ही नहीं हो रही, तो बच्चे को समझ ही नहीं आता कि ए कैसा होता है, बी कैसा होता है। या बहुत बार वो बच्चे एम को डब्लू बना देता था, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो सिम्बल्स और वर्ड्स और साउंड का जो अंडरस्टैंडिंग है वो ब्रेन डिकोड ही नहीं कर पा रहा, उसको समझ ही नहीं पा रहा, ब्रेन उस चीज़ को मैसेज ही नहीं ले पा रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका ब्रेन वर्क नहीं कर पा रहा है, रीडिंग अच्छे से नहीं हो रही। अब इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी, अब इसमें यहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, देखो अब इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी है कि इनेबिलिटी टू रीड, वो रीड नहीं कर पा रहे हैं, जो अपनी बुक्स हैं वो रीड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसका जो ब्रेन है वो डिकोड नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे डिकोड नहीं कर पा रहा है ब्रेन, इसकी वजह से वो रीड नहीं कर पा रहा है बच्चा। अब उसको, अब वो रीड नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? साथ में सजेशन का ठीक करने का भी देख लेते हैं कि आप उसे मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन देने चाहिए। जो लास्ट में हमने पढ़ा था, जब वो मतलब जो हॉस्टल में जब वो चले गए थे, वहाँ पे जब आमिर खान एज अ टीचर इंट्रोड्यूस हुए थे उनको, वहाँ पे उन्होंने मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन यूज़ किए थे, टीचिंग्स मेथड यूज़ किए थे ईशान पर, जिसकी वजह से उनकी जो रीडिंग की प्रॉब्लम है वो ठीक हो सके। अब यहाँ पे ईशान का देखते हैं हैंडीकैप का लेवल कैसे होगा। मतलब यहाँ तक तो था कि स्कूल में रीड नहीं कर पाता, बट वो क्रिटिकल कंडीशन इतनी ज़्यादा हो गई, उसकी वजह से वो बार बार फेल हो रहा था। सेम क्लास में सेम ही ग्रेड में वो बार बार फेल होते जा रहा था, क्योंकि वो जो रीडिंग प्रोसेस को कंप्लीट पढ़ ही नहीं पा रहे। जब वो पढ़ नहीं पा रहा तो लिख नहीं पा रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से वो क्लास में फेल होता जा रहा है। तो इस डिसेबिलिटी को, सॉरी, इस हैंडीकैप या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया आमिर खान ने क्या किया? टेप, सबसे पहले तो टेप लेक्चर्स के थ्रू उसकी रीडिंग को इम्प्रूव किया। जो वर्ड्स हैं उसको बड़े बड़े से दिखाते थे, ए फॉर एप्पल, इतना बड़ा एप्पल, कि वो डिकोड कर सके ब्रेन। बी फॉर बॉल, इतनी बड़ी बॉल, कि इतनी बड़ी या छोटी साइज, मतलब उसको डिकोड कर पाए, रिलेट कर पाए, वर्ड्स और साउंड को ब्रेन जो है रिलेट कर पाए। एंड लिसनिंग के थ्रू, और उनको पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता था ईशान को, तो पेंटिंग के थ्रू वो चीज़ों को बनवा कर उनको हेल्प होती थी उनसे। तो बुक्स हो गए, ऑडियो बुक्स हो गए, लिसनिंग हो गए, टेपिंग लेक्चर्स हो गए, और फिर और बहुत सारे इंटरेक्शंस के थ्रू। जैसे कि आपको याद है जब वो पार्क में बैठे थे, तो वहाँ पे बोला था कि जो भी आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल्स मिलता है, जो भी जैसा कुछ मिलता है, तो आप इससे कुछ बनाएं। तो उन्होंने एक बोट टाइप बनाई थी, क्योंकि वो उनकी क्रिएटिविटी और उससे रिलेटेड चीज़ें वो सीख रहे हैं वहाँ पे, कॉन्सेप्ट जो है वो आया उनको, क्योंकि उसका ब्रेन डिकोड, धीरे धीरे डिकोड करना सीख गया। तो इट्स ऑल अबाउट दिस कि यहाँ पे कि डिसेबिलिटीज़ की वजह से इतने डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं कि वो नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, कि नॉर्मल क्लास में एक पास होने का काम है वो रीडिंग की वजह से नहीं हो पा रहा है। अब वो जब एक बच्चा बार बार फेल हो रहा है तो क्या होगा? मोटिवेशन कम होगा, मोटिवेटेड नहीं होगा, वो कितना डल हो गया था लास्ट में एंड में जाके, जब हॉस्टल में एडमिशन लिया था उनको, तो कितना डल हो गया था, उसको इंटरेस्ट नहीं था, जो चीज़ें अच्छी लगती थी वो भी नहीं थी, नॉर्मल फंक्शंस नहीं कर पा रहे। तो धीरे धीरे वो सोसाइटी से कटते जा रहे हैं, तो इट्स हैंडीकैप, टोटली हैंडीकैप हो गया वो, अकेले हो गए लाइक। तो इट्स ऑल अबाउट दिस। तो हमने आज पढ़ा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी के अंदर जो पब्लिकेशन किया, उसके अंदर उन्होंने इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप को डिफाइन किया, उनके कॉन्सेप्ट को बताया, एक लीनियर मॉडल दिया जिसके अंदर उन्होंने डिजीज़, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप को एक्सप्लेन किया है और उनके रिलेशन बताएं एक दूसरे के साथ, वो कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, इसके बारे में पढ़ा, और इस एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने इसको समझा है। एंड आई होप यू विल लर्न समथिंग विद दिस वीडियो एंड इट्स रियली हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स। और इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके टीजीटी और पीआरटी एग्जाम्स में, जैसे कि इम्पेयरमेंट किसे कहते हैं। इम्पेयरमेंट को डिफाइन करेंगे तो आप नॉर्मल, एबनॉर्मलिटी एंड लॉस ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं।
डिसेबिलिटी तो रिस्ट्रिक्टेड, एबल टू परफॉर्म फंक्शंस, एंड हैंडीकैप हो गया डिसएडवांटेजेस ड्यू टू इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटीज। तो ये सारे क्वेश्चंस भी हो गए और ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में, तो आपको पता होने चाहिए। तो आज का लेक्चर आई थिंक इतना ही है, और सारे कॉन्सेप्ट इसमें जो थे बेसिक्स वो कंप्लीट हो चुके हैं। And thank you. If you like this video, so like, subscribe and share. And if you want to join me, so आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम भी ज्ञान धारा स्पेशल एजुकेशन है। तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपने व्यू पॉइंट जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, and this is the quote of today कि whatever life maybe seems there is always something you can do and succeed at it। जो स्टीफन हॉकिंग है उनका ये कोट है। उन्होंने कहा लाइफ कितनी भी डिफिकल्ट हो, उन्होंने कहा लाइफ कितनी भी डिफिकल्ट हो, देयर इज ऑलवेज समथिंग, आप कुछ कर सकते हैं, समथिंग यू कैन डू, और उसमें कामयाब हो सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि इनको इतने सारे प्रॉब्लम से, तब भी इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को एज अ अपॉर्चुनिटी लेकर अपनी लाइफ को इतना कामयाब बनाया कि आज हम इनके बुक्स, इनके थॉट्स, इनके कोट्स पढ़ते हैं। और स्टीफन हॉकिंग हमारे लिए एक तरीके से इंस्पिरेशन है, इट्स अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, इट्स मोटिवेट्स हाउ टू फाइट फॉर लाइफ, हाउ टू फाइट फॉर योर ड्रीम्स। एंड थैंक you for watching my video and stay happy and God bless you and thank you so much.